Hello everybody and welcome back to SK1X and we're back again with another chapter for JEE and NEET and आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स भी जिसको आप बोल सकते हो इस चैप्टर को कवर करेंगे अगेन इन वन शॉट। सो ये चैप्टर में बेसिकली हम लोग एक नई काइंड की करंट की स्टडी करेंगे जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी करंट्स को देखा था उन्हें डायरेक्ट करंट कहते हैं यानी कि डीसी। what kind of current we have been studying till now उसे डायरेक्ट करंट डीसी कहते हैं। बेसिकली डीसी क्या है? डीसी वो काइंड की करंट है या फिर डीसी करंट का सोर्स डीसी सर्किट्स वो काइंड के सर्किट्स हैं जिसमें जो करंट फ्लो करती है उसकी एक कांस्टेंट उसकी सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है एंड जो करंट की मैग्नीट्यूड होती है वो थ्रू आउट द सोर्स सेम रिमेन करती है। जो हम लोगों ने कैपिटल आई देखा था तो थ्रू आउट द सर्किट वो कैपिटल आई ही एट दैट इंस्टेंट करंट एग्जिस्ट करेगी इन दैट सोर्स। ऐसा हो सकता है कि ये करंट टाइम के साथ चेंज करे लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि इसका डायरेक्शन सेम होगा एंड टाइम के साथ करंट आप चेंज भी करा रहे हो तो वो हम लोग एक्सटर्नली कराते हैं, सोर्स उसे कांस्टेंट रहने की कोशिश करता है। बट नाउ व्हाट काइंड ऑफ करंट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एसी करंट। एसी करंट सर्किट्स कुछ ऐसे करंट सर्किट्स होते हैं जहाँ एंड एसी जो सप्लाईज होती हैं बेसिकली। अब हम लोग जो सोर्सेज की बात करेंगे दैट विल बी एसी करंट के सोर्सेज। ये वो सोर्सेज होते हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है द डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स चेंजिंग। यहाँ पे टाइम के साथ जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो चेंज होती रहेगी एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑल्सो कीप्स चेंजिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ऑल्सो वैरीज। इन काइंड के करंट सर्किट्स को हम लोग एसी करंट सर्किट्स बोलते हैं। एंड अब हम लोग एसी सर्किट्स की स्टडी करेंगे जो भी अगर हम लोग प्रैक्टिकल यूज में देखें लाइक अगर आप अपने होम सप्लाईज की बात कर रहे हो तो वहाँ पे डायरेक्ट करंट सर्किट्स नहीं बल्कि अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स का यूज होता है। वहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी एक्चुअली कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ऑल्दो ये मैग्नीट्यूड चेंज होती रहती है लेकिन हम लोग इस करंट की एक ऐसी सिंगल वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं जो कि एक्चुअल में मैटर करती है इन ऑल ऑफ आवर कैलकुलेशंस। जैसे हम लोग आरएमएस करंट बोलते हैं। विल स्टडी अबाउट आरएमएस करंट बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एनालाइज सम एसी सर्किट समथिंग लाइक दैट। अगर इसे एनालाइज करना है आई विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एसी सर्किट। मान लो आपके पास यहाँ पे बेसिकली एक रेजिस्टर है क्योंकि अगर किसी भी सर्किट में देखें यू विल फाइंड रेजिस्टेंस इन दैट सर्किट। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्किट डायग्राम्स में पूरे रेजिस्टेंस को ऐसा मान लेते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे है क्योंकि यू कैन नॉट एक्चुअली इग्नोर द रेजिस्टेंस इटसेल्फ। फिर व्हाट वी डू इज कि एसी जो करंट सर्किट्स होते हैं डीसी सप्लाईज हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय बैटरीज बाय ईएमएफ सोर्सेज। ये कुछ काइंड की एक काइंड की सोर्स है विच सप्लाइज एसी करंट नॉट जस्ट दिस बट समथिंग लाइक दिस। It's something like this is an AC source। एक AC करंट का source is represented by something like this। अब यहाँ पे करंट फ्लो होगी in this entire circuit। अगर हम लोग बात करें तो करंट बेसिकली यहाँ पे as I have told कि करंट का मैग्नीट्यूड वैरी करता है, डायरेक्शन भी वैरी करता है। करंट प्रोड्यूस किसकी वजह से होती है? ऑब्वियसली ये AC करंट का AC सोर्स जहाँ इस AC सर्किट में जो सोर्स है बेसिकली ये जो वोल्टेज क्रिएट करेगा बिटवीन द एंड पॉइंट्स उस वही अगर फ्लक्चुएट करेगी तभी ये करंट फ्लक्चुएट कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज होता है वोल्टेज ही एक्चुअल में फ्लक्चुएट करता है एंड वोल्टेज की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज करती रहती है अलोंग विद इट्स मैग्नीट्यूड। एंड अगर इसे मैंने बोल दिया रेजिस्टेंस आर तो इस रेजिस्टेंस बेसिकली के थ्रू जो करंट फ्लो होती है वो चेंज इन वोल्टेज की वजह से करंट भी मैग्नीट्यूड में चेंज होती रहती है। अगर वोल्टेज की बात करें तो ये सारा जो चेंज होता है ये एक्चुअल में एक साइन फंक्शन है। अगर हम लोग बोले समथिंग लाइक वोल्टेज एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट वी बोल रहे हैं गिवन बाय एनी एसी सोर्स तो ये वोल्टेज होता है इक्वल टू द मैक्सिमम वोल्टेज जो कि ये एसी सोर्स दे सकती है टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द जनरल इक्वेशन जिससे हमारी वोल्टेज वैरी करती है। अगेन ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली देखें सो इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्पेसिफिक एसी सोर्स जो कि डिफरेंट सोर्सेज के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट होगी।
इट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे 2 पाई बाई द टाइम पीरियड या फिर 2 पाई टाइम्स में फ्रीक्वेंसी भी लिखा जा सकता है, एंड टी इज द स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट। दिस इज द वोल्टेज, द मैक्सिमम वोल्टेज टाइम्स में साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर हमें वोल्टेज पता है जो कि ये एसी करंट का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी टू से एसी करंट सोर्स, जस्ट एसी सोर्स इटसेल्फ। तो हमें पता है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द वी मैक्स ओवर आर साइन ओमेगा टी, जिससे मैं अगर वी मैक्स ओवर आर को यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करंट लिख सकता हूँ। सो इट इज वी आई मैक्स टाइम्स साइन ओमेगा। दिस इज द करंट एट एनी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट टी। अगर हमें ओमेगा पता है फॉर दिस एसी सोर्स, टाइम इंस्टेंट पता है एंड मैक्सिमम करंट पता है, तो किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे हम लोग वोल्टेज एंड एज वेल एज करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट आई विल टेल यू इट इज रियली नॉट नेसेसरी। इससे यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट फॉर फाइंडिंग द वोल्टेज और इवन द करंट। जो चीज एक्चुअल में मैटर करती है इन दिस चैप्टर इज द RMS वोल्टेज एंड द RMS करंट। जैसे हम लोगों ने RMS स्पीड्स की बात की थी इन थर्मोडायनेमिक्स, अगर इससे मैं थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करूं, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एन एनालॉजी और एनीथिंग, लेकिन मान लो थर्मोडायनेमिक्स में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स रखे हैं। ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से रैंडम मोशन कर रहे हैं ड्यू टू दैट टेम्परेचर। Obviously, temperature is just measure of the motion of these molecules. Temperature is what? Kinetic energy of these molecules को as a way in thermodynamics temperature कहा जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि ये सारे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं क्या होगा अगर मैं एक स्पेसिफिक स्पीड सारे मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफाई कर दूं, दैट इज द RMS स्पीड। वैसे इस केस में भी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स चेंजिंग। हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली करंट या तो एक डायरेक्शन को हम लोगों ने पॉजिटिव चूज कर लिया, फिर हम लोग बोलते हैं इतने टाइम के लिए करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, एंड वी नो ये साइन फंक्शन से वेरी कर रहा है। इसका ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे साइन ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, तो पहले करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, डिक्रीज करते हुए फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। एक पूरे साइकिल के लिए जो एवरेज बेसिकली फ्लो करेगी एवरेज करंट, उसे हम लोग जीरो बोलेंगे, जीरो अमाउंट ऑफ चार्जेस आर फ्लोइंग। एक पूरे साइकिल के लिए, क्योंकि करंट जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में गई एक साइकिल में वो उतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में गई। लेकिन rather than defining current at specific instance, हम लोग RMS करंट डिफाइन करते हैं एंड RMS वोल्टेज डिफाइन करते हैं। अब RMS करंट वोल्टेज की जो बेसिकली इनकी रिलेशंस है विद मैक्सिमम करंट एंड वोल्टेज, उसको मैं एग्जैक्टली यहाँ पे तो डेराइव नहीं करूँगा, बट आई विल टेल यू कि जो RMS वोल्टेज होता है ये इक्वल होता है द मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय में √2 के इक्वल, विच इज नथिंग बट 0.707 टाइम्स में मैक्सिमम वोल्टेज। इतना होती है हमारी वैल्यूज ऑफ RMS वोल्टेज। एंड जस्ट सिमिलरली ऑब्वियसली तब हम लोग जानते हैं अगर RMS वोल्टेज इतनी होती है तो RMS करंट भी ऐसे ही मैक्सिमम करंट से रिलेटेड होगी एज द मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय √2 which is nothing but 0.707 times maximum current। तो ये हो गए हमारी बेसिक इक्वेशंस। किसी भी कोई भी आपके पास एसी सोर्स है उसके लिए हमेशा क्या गिवन होगा, RMS वोल्टेज गिवन होगा, वहां से आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकती है, जिससे आप किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट पे क्या पता कर सकते हो, किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज पता कर सकते हो, एंड आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गिवन है, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द करंट एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर अल्टरनेटिंग in current circuits. Now we'll move on. So first of all let me pause. So much we have learned. Also additionally अगर हम लोग पावर की बात करते हैं जो कि प्रोवाइडेड होगी रेजिस्टर में, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि एक स्पेसिफिक रेट से जो करंट फ्लो करती है उसकी वजह से एनर्जी रेजिस्टर में डिलीवर होती है, एंड ये जो पावर होगी ऑब्वियसली डीसी करंट सर्किट्स में हम लोगों ने I²R पढ़ा था। यहाँ पे जो वैल्यू मैटर करती है दैट इज I/RMS²R। So this is also a very important equation that you must remember कि यहाँ पे all that matters is the RMS current, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता है। So don't just fear कि alternating current में यहाँ पे current की वैल्यू चेंज हो रही है,
बल्कि देयर इज नो नीड टू फेयर अबाउट दैट। ऑल देयर इज कि यहाँ पे ऑल्दो करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, हम लोग क्या कह सकते हैं कि इन दिस चेंजिंग करंट एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि सारे इक्वेशंस में हमें वही रखना है, दैट इज द आरएमएस करंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट इंडक्टर्स। जैसे हम लोगों ने इंडक्शन की बात किया था, इंडक्टेंस की बात किया था इन द प्रीवियस चैप्टर्स, लेकिन वो डीसी करंट्स के लिए बात किया था। अब हम लोग एसी सर्किट्स के लिए इंडक्टर्स की बात करेंगे कि जब हम लोग इंडक्टर्स को एसी सर्किट में रखते हैं उस केस में व्हाट आर द फर्दर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे मैं एक सर्किट बना लेता हूँ एंड हियर इज एन इंडक्टर एंड यहाँ पे मैं एक एसी करंट का सोर्स ले लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमारे पास सोर्स है, इसकी इंडक्टेंस L बोल देते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज है ये अगेन एक साइन फंक्शन से वैरी कर रहा है एज द मैक्सिमम वोल्टेज टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। वी नो किसी भी इंस्टेंट पे ऑब्वियसली जो वोल्टेज होगी, यहाँ पे हमें बस क्या यूज करना है, लूप रूल यूज करना है। सो व्हेन वी आर यूजिंग द लूप रूल, बेसिकली हियर किरचॉफ का लूप रूल, तो हमें मिलेगा किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे जो वोल्टेज होगी वो ऑब्वियसली L टाइम्स di ओवर dt के इक्वल होगी, दैट इज द थिंग। वोल्टेज विल बी इक्वल टू दिस मच। तो अगर मैं वोल्टेज को इसके इक्वल रख रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग इज मैक्सिमम वोल्टेज टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी को L di ओवर dt के इक्वल रख रहा हूँ। नाउ ऑल देयर इज टू दिस इक्वेशन कि अगर हम इसे बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, व्हेन आफ्टर इंटीग्रेटिंग दिस काइंड ऑफ फंक्शन हमें मिलता है कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा एट एनी स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट t, मैं किसी भी टाइम t पे करंट को स्मॉल i से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओमेगा टाइम्स में ये हो गया हमारी इंडक्टेंस एंड ये हो गया साइन ऑब्वियसली ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। तो ये जो हमें फर्दर इक्वेशन मिल रहा है, दिस शोज कि कैसे करंट वैरी करेगा विद टाइम इन एन एसी सर्किट जहां पे हमारे पास एक इंडक्टर है इंस्टेड ऑफ अ रेजिस्टेंस। लेकिन इट इज नॉट मच ऑफ केयर टू अस। यहाँ पे हम लोग केयर किस चीज पे करेंगे, इज दिस ओमेगा एल। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे हमारे पास एक इंडक्टर की जगह रेजिस्टेंस होता तो आई इक्वल्स यही होता वी मैक्स ओवर आर एंड देयर आर द साइन फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे देयर इजंट आर बट देयर इज ओमेगा एल। अगर ओमेगा एल की यूनिट्स वेरीफाई करें ये भी आर के इक्वल ही होंगे, क्योंकि तभी वोल्टेज को इससे डिवाइड करेंगे तब करंट मिलेगा। मतलब it is playing a kind of similar behavior as resistance in an AC circuit where there is an inductor। मतलब ओमेगा एल क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर रहा है। ये जो ओमेगा एल हमारा फंक्शन है ये हमारी रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर रहा है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं भी है लेकिन अगर हमारा जो सर्किट है वो एक एसी सर्किट है एंड एसी सर्किट में हमारे पास इंडक्टर है तो ओमेगा टाइम्स एल रेजिस्टेंस को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे हम लोग इस ओमेगा एल को बेसिकली एक्स सब एल लिखते हैं एंड इट इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इज कॉल्ड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी हम लोग बेसिकली एक और काइंड की रिएक्टेंस की बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट इम्पेडेंस, जो कि बेसिकली XL एंड X सब C जिसकी और डिस्कशन होगी इन कैपेसिटर्स इन एसी सर्किट एंड रेजिस्टेंस, तीनों को कंबाइन करके मिलता है। द इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस को रिप्लेस करता है इन एन एसी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडक्टर। तो अगर मैं चाहूँ I को क्या लिख सकता हूँ, मैं I को मैक्सिमम वोल्टेज ओवर X सब L लिख सकता हूँ, टाइम्स में साइन हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का, राइट। तो ये हो गए हमारी द मोस्ट जनरल इक्वेशन जो कि हम लोग कह सकते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक केस। तो इतना एक चीज हमेशा याद रखना कि I एंड जो वोल्टेज होगा ऑब्वियसली उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है ये पाई बाई टू का है, तो करंट ऑब्वियसली पाई बाई टू अमाउंट से लैग कर रही है इन अ ग्राफ विद द वोल्टेज अगर प्लॉट करें। So this is about the inductors in an AC circuit which is a very nice kind of principle। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इंडक्टर्स का बेसिकली काम क्या है। इंडक्टर्स हमारे रोकते हैं द चेंज इन करंट, लेकिन अगर यही इंडक्टर हम लोगों ने एसी सर्किट में रख दिया
तो ये ना कि सिर्फ चेंज इन करंट बल्कि ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी टाइम्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, ये मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक नई काइंड की रेजिस्टेंस ही बना रहे हैं। ऑल्दो दैट्स नॉट एग्जैक्टली सेम एज रेजिस्टेंस, काम वही है कि दे आर ट्राइंग टू अपोज करंट। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो रहा है, so that is how all of it is done. Now we'll discuss about capacitors in this particular. Alright, and now as we are done with inductance, with an inductor in an AC circuit, अब हम लोग बात कर लेते हैं the case of a capacitor in an AC circuit. मान लो हमारे पास एक AC circuit है and यहाँ पे हमारे पास एक capacitor है जिसे हम लोगों ने कनेक्ट किया है obviously with an AC source, AC supply. तो ये हो गया हमारे कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस को मैं C मान रहा हूँ, रेजिस्टेंस को, सारी रेजिस्टेंसेस को इग्नोर कर रहे हैं एंड हमारे पास ये हो गया सोर्स, AC का सोर्स जिसकी जो वोल्टेज है वो साइन फंक्शन से वैरी कर रही है एज द मैक्सिमम वोल्टेज टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। अब हम लोग जानते हैं कि ऑब्वियसली वोल्टेज क्या किस इन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर किसके इक्वल होगी, Q बाई सी के। अगर किसी भी इंस्टेंट पे Q चार्ज स्टोर्ड है तो किरचॉफ का लूप रूल क्या बताएगा कि जो V होगी वो इक्वल होगी ऑब्वियसली Q बाई सी के, क्योंकि वी नो V माइनस Q बाई सी इक्वल 0, तो V Q बाई सी के इक्वल होगी। मतलब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि V मैक्स साइन ओमेगा टी किसके इक्वल होगा, Q बाई सी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली इसी में वी आर ट्राइंग सम ऑफ द मैथमेटिकल स्टेप्स, तो हमें चार्ज मिल सकता है एज अ फंक्शन ऑफ बेसिकली दिस काइंड ऑफ, यहाँ पे तो सिंपली हमें मिल सकता है द चार्ज, कि ये चार्ज कैसे एज फंक्शन ऑफ टाइम वेरी कर रहा है, Q इक्वल्स जस्ट सी टाइम्स में V मैक्स टाइम्स में साइन ओमेगा टी, यहाँ पे इन दिस स्पेसिफिक केस हो गया। लेकिन आई एम एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन चार्ज, हमें तो चार्ज से मतलब ही नहीं है, हमें नहीं मतलब है कि इस कैपेसिटर में किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। व्हाट वी नीड इज कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एंड वी नो करंट इज व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर dq टाइम में dt टाइम में dq चार्ज फ्लो कर रहा है, सो दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट दैट इंस्टेंट, जिसे अगर मैं ट्राई करूं यहाँ पे बेसिकली डिफरेंशिएट करने को, तो ऑब्वियसली ओमेगा तो बाहर आ ही जाएगा, सो इट विल बी ओमेगा सी एंड साइन का ये कॉस हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ, सो एज टू राइट इट कि ये हो जाएगा इन दी एंड हमारा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे जो करंट होता है दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा सी टाइम्स में वी मैक्स टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के इक्वल। ये होती है हमारी करंट एट एनी स्पेसिफिक इंस्टेंट, कि कैसे ये करंट टाइम के साथ वेरी करिए, दैट इज ओमेगा सी टाइम्स मैक्सिमम वोल्टेज टाइम्स साइन ऑफ पाई ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ओमेगा बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, ये बेसिकली किसके यहाँ पे फेज डिफरेंस है दोनों के बीच की पाई बाई 2। मतलब अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इतने एक क्वार्टर ऑफ एन इंस्टेंट पे, क्वार्टर ऑफ अ टाइम अर्लियर ऑफ अ पीरियड अर्लियर, ये हमारी करंट अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू रीच करेगी than the voltage, that is what it actually means to say in sentences। तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया। क्या अगेन मैं यहाँ पे कोई काइंड की रिएक्टेंस देख सकता हूँ, एक ऐसी चीज जो कि रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है? हम लोग देख सकते हैं ओनली इफ इस ओमेगा सी को मैं 1 बाई ओमेगा से लिख दूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वी मैक्स डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा सी, दैट इज सेम एज ओमेगा सी वी मैक्स। तो यहाँ पे ना मैंने क्या किया कि 1 बाई ओमेगा सी को मैंने ले लिया एक और काइंड का रिएक्टेंस जिसे हम लोग XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इट इज 1 बाई ओमेगा सी। 1 बाई ओमेगा सी को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो सिंस हम लोगों ने 1 बाई ओमेगा सी को एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस X सब C लिख दिया, 1 बाई ओमेगा सी कहाँ लिखेंगे, V मैक्स बाई 1 बाई ओमेगा सी। तो यहाँ पे ये जो करंट किसके इक्वल हो गए, V मैक्स बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाई
2 का, यहाँ पे प्लस का फैक्टर होगा एंड इंडक्टेंस के केस में वीसा इट वाज एक्चुअली माइनस। तो यहाँ पे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का केस हम लोगों ने देख लिया। ऑल्सो अगर यहाँ पे मैक्सिमम करंट की बात हो, मैक्सिमम करंट तब किसके इक्वल होगा, जस्ट मैक्सिमम वोल्टेज ओवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। सो जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम करंट टाइम्स में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज हाउ इसके इक्वेशंस बनती हैं। एंड दिस इज हाउ एन कैपेसिटर बिहेव्स इन एन एसी सर्किट। अगेन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन रेजिस्टेंस का रोल अभी भी प्ले हो रहा है टू अपोज द करंट, एंड ये रोल कौन प्ले कर रहा है, 1/ओमेगा सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये रोल प्ले कर रही है ऑफ द रेजिस्टेंस कि ये करंट को अपोज कर रही है। रिमेंबर प्रीवियस केस में इट वाज ओमेगा एल विच वाज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, अब 1/ओमेगा सी यहाँ पे 1/ओमेगा सी है विच इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके आगे विल डिस्कस मोर केसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल। Now let's discuss about RLC AC सर्किट। मतलब अगर हम एक RLC सर्किट की बात करें जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों हैं, एंड यहाँ पे जो हमारी सर्किट है ये एक डीसी करंट नहीं बल्कि एसी सर्किट है, उस केस में हमारी इक्वेशंस कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस तीनों हैं, एंड वी नो कि अगर सिर्फ इंडक्टेंस हो तो वो भी एक एसी सर्किट में उसकी वजह से रेजिस्टेंस की तरह हमें क्या मिलता है, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलता है। एक अगर हमारे पास कैपेसिटर ना एक एसी सर्किट होता है तो बेसिकली यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करती है। एडिशनली हमारे पास आरएलसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे जो फाइनल क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जो कि करंट को अपोज करती है, जो कि रेजिस्टेंस के सिमिलर है, उसे Z यानी कि इम्पेडेंस कहते हैं, एंड इट इज सेड टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ द रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस द इंडक्टिव रिएक्टेंस स्क्वायर माइनस इंडक्टिव कैपेसिटेंस स्क्वायर। दिस इज द इम्पेडेंस, ये हमारी इम्पेडेंस होती है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में ये हो गया, सॉरी दिस इज यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, दैट विल बी XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज द हमारी फाइनल इम्पेडेंस इतनी अमाउंट की होती है। एंड तो ये तो हमारी इम्पेडेंस हो गए। तब ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं इस केस में जो हमारी मैक्सिमम करंट होती है वो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पेडेंस के इक्वल होती है। एक आरएलसी सर्किट के केस में, आरएलसी सर्किट एक ऐसा केस है जहाँ पे बेसिकली हमारे पास आर, एक्सएल और एक्ससी तीनों क्वांटिटीज हमें मिलेंगी। उस केस में मैक्सिमम करंट इज मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय में इम्पेडेंस। एंड यहाँ पे ना बेसिकली अगर हम लोग करंट की बात करें सो करंट किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे इक्वल होती है तो द बेसिकली आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम करंट टाइम्स में ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई के इक्वल, किसी भी इंस्टेंट पे इतनी करंट होती है। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है फाई क्या है, फाई होता है द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज। एंड ये जो फाई इक्वल होता है अगर इसके इक्वेशन से वर्कआउट करें वहाँ पे आई एम अगेन नॉट गोइंग थ्रू द डेरिवेशंस, आई विल टेल यू जो फाई होता है द फेज एंगल ये इक्वल होता है द tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC over R के इक्वल। This is the phase angle between the current. Remember, this is the phase angle between current and voltage. ना phase angle होता है, यही हमें इस इक्वेशन में रखना है एंड तब हमें किसी भी टाइम इंस्टेंट पे करंट मिल जाएगी। इम्पेडेंस चाहिए तो दिस द इक्वेशन दैट वर्क्स, मैक्सिमम करंट के लिए ये इक्वेशन वर्क करती है। Now again let me pause the video and rub all of it. Actually this is all there is to RL. Alright, and now we are back once again. Now I'll tell you about power कि अगर हमारे पास एक AC circuit है and we will not just discuss about resistance, we'll discuss about impedance कि यहाँ पे हमारे पास एक complete RLC circuit हो सकता है। उसमें जो हम लोग total power define करते हैं, basically total power as I would not say, मैं average power की बात करूँगा। इसमें जो average power हम लोग लिखते हैं that is the RMS current times RMS voltage times a factor which is cos phi. अब ये जो phi है this is the phase angle between the current and the voltage, and cos of phi that is the cosine of phi. This is the average power in an RLC AC circuit.
ऑल्सो ये जो cos phi वाला टर्म है इसे हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं. दिस cos phi is said to be the power factor एंड ये इक्वल होता है R over Z के. अगर cos phi की बात करें तो ये R over Z के इक्वल होता है. So from here we can easily see average power is nothing but RMS current times RMS voltage times the resistance over the impedance, जो कि क्या किसको किसको कंस्टिट्यूट करता है, ऑब्वियसली द रेजिस्टेंस को भी एंड द बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस तीनों को कंसिडर करता है, दैट इज द इम्पेडेंस. तो ये तो हो गई हमारी एवरेज पावर. यहाँ से अगर एवरेज पावर की बात करें तो ये इट कैन ऑल्सो बी सेड इक्वल टू द आई स्क्वेयर RMS टाइम्स में ये रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, विच ऑल्सो कैन बी रिटन एज हम लोग IRMS टाइम्स में हम लोग इसे VRMS भी लिख सकते हैं, बट आई वुडंट गो फॉर दैट यहाँ पे. दिस इज ऑल दैट वी नीड, क्योंकि इस रेट से यहाँ पे रेजिस्टर की इंटरनल एनर्जी में हमारी बेसिकली पावर, एवरेज पावर, इस रेट से एनर्जी हमारी डिसिपेट होती है, एनर्जी फ्लो करती इनसाइड द इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल बेसिकली टेम्परेचर बोल सकते हैं इंक्रीज करती है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है बाय कंसिडरिंग दिस करंट, दिस फ्लो ऑफ चार्जेस. अब उसके अलावा दैट इज एक्चुअली ऑल देयर इज टू द पावर इन RLC सर्किट. हमारे यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास. लेट्स डिस्कस अबाउट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज इन दिस पर्टिकुलर केस, कि ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं RLC सर्किट के केस में हम लोगों ने क्या देखा था DC करंट में, कि वहाँ पे ऑसिलेशंस होती हैं, एंड यहाँ पे भी अगर AC करंट में देखें तो यहाँ पे तो वोल्टेज भी ऑसिलेट कर रही है, तो ऑसिलेशन तो यहाँ पे भी हो गया इन RLC सर्किट. लेकिन अगेन ये इक्वेशन फंडामेंटली अभी भी होल्ड करता है इफ यू आर कंसिडरिंग RLC सर्किट्स की ऑसिलेशंस. RLC AC सर्किट्स हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे ऑसिलेशंस, लेकिन उस केस में भी जो करंट होती है वो VRMS डिवाइडेड बाय में द इम्पिडेंस के इक्वल होती है. तो इसे में द बेसिकली RMS वोल्टेज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स L माइनस XC का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. दिस इक्वेशन अगेन होल्ड्स. एंड जो हमारी मैक्सिमम करंट होती है दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम वोल्टेज ओवर द इम्पेडेंस, यानी कि मैक्सिमम करंट इक्वल्स द मैक्सिमम वोल्टेज ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस इंडक्टिव बेसिकली इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर. दिस इक्वेशन स्टिल होल्ड्स. यहाँ पे क्या होगा अगर XL इक्वल्स XC, जब XL एंड XC इक्वल होंगे, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम करंट बट अबाउट द मैक्सिमम RMS करंट. RMS करंट RMS करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? RMS करंट की वैल्यू तभी मैक्सिमम होगी जब ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा. ये मिनिमम कब होगा? जब हमारी XL एंड XC इक्वल होंगे, क्योंकि तब XL माइनस XC 0 हो जाएगा. तब हमारे पास इस सर्किट में RMS करंट भी मैक्सिमम होगा. अगर RMS करंट मैक्सिमम है सो इवन द मैक्सिमम करंट विल गो एट इट्स पीक एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो अगर RMS करंट मैक्सिमम रखना है XL इक्वल्स XC हमें रखना पड़ेगा. अगर XL इक्वल्स XC रखना है तो यहाँ पे फोकस करते हैं कि ये होता है ओमेगा L के इक्वल. दिस इक्वल टू 1/ओमेगा C. मतलब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे क्या मिला कि ओमेगा स्क्वेयर LC इक्वल्स 1, मतलब ओमेगा हो जाएगा द स्क्वेयर रूट ऑफ, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/स्क्वेयर रूट ऑफ LC. ये जो ओमेगा होता है हमारा, इसे हम लोग एक्चुअली ओमेगा नॉट बोलते हैं. अगर फोकस करें तो जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी देखा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस इन द केस ऑफ DC सर्किट्स, हमारे पास यही हमारी फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल रही है, द सेम एज दैट नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इसे हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं इन दिस पर्टिकुलर केस. ये जो ओमेगा नॉट है 1/स्क्वायर रूट ऑफ LC, अगर इस फ्रीक्वेंसी से बेसिकली हमारा अप्लाइड वोल्टेज ऑसिलेट कर रहा है इन दिस AC सोर्स, तब हमारे पास मैक्सिमम बेसिकली करंट RMS करंट मिल सकता है. सो इवन द मैक्सिमम करंट, सिंस वी नो कि जो हमारी मैक्सिमम करंट होती है दैट इज जस्ट इक्वल टू द √2 टाइम्स में RMS करंट.
तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या देख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी हमें क्या करना पड़ेगा, इस एसी सोर्स को, इस अप्लाइड वोल्टेज को उसी द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस RLC AC सर्किट, RLC सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही अप्लाइड वोल्टेज को भी ऑसिलेट कराना पड़ेगा। इसमें अप्लाइड वोल्टेज इसी रेट से ऑसिलेट करिए, इसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, so we can have maximum values of this quantity, that is the resonance frequency, and that is all there is to alternating current circuits या फिर AC circuits या फिर just simply alternating current for JEE and NEET. And that was it all for today, and thanks to always, and Jai Hind Jai Bharat.